Good morning, students. How are you? I think you are very fine at your place. I am Praveen Yadav from Raj International Schools. Today I am going to take topic of natural vegetation of class 11 geography. And today's our topic is the forest cover. In this, yesterday we have not finished a particular topic, so today we are going to take it again. Our topic was the वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. इसमें क्या चल रहा था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपन किस हाउ डज ये या वाइल्ड एनिमल्स जो है तेजी से कम क्यों हो रहे हैं. एक तो क्या रीज़न था, इसमें पोचिंग वगैरह होती है पोचिंग की वजह से कम हो रहे हैं एनिमल. इंफ्रास्ट्रक्चर जो अपन तैयार कर रहे हैं तेजी से, रोड बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, रिजर्व एरिया बन रहे हैं, रेलवे ट्रैक्स बन रहे हैं, अर्बनाइजेशन वगैरह हो रहा है. ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड अपन को चाहिए, ग्रोइंग पॉपुलेशन को सेटल करने के लिए भी अपन को लैंड चाहिए. इस वजह से जो वाइल्ड लाइफ थी वो तेजी से कम हो रही थी. अब इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं फॉर कंजर्वेशन इन इंडिया. मैंने आपको बताया था नेशनल पार्क बनाए, बायोस्फीयर रिजर्व्स वगैरह बनाए, अपन वो ही चल रहा था. द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ हैज ए लॉन्ग ट्रेडिशन इन इंडिया. कि एंड वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन अपन शुरू से ही करते आ रहे हैं. मैनी स्टोरी ऑफ द पंचतंत्र एंड जंगल बुक एक्सेट्रा हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम रिलेटिंग टू द लव फॉर वाइल्ड लाइफ. अपनी कुछ बुक्स वगैरह में भी है, पंचतंत्र वगैरह में, जंगल बुक्स वगैरह, वो भी नाम सुना होगा आपने. उसमें भी अपन बताते हैं कि किस तरीके से जो एनिमल्स हैं वो ह्यूमन बींग्स के साथ में कैसे फ्रेंडली बिहेव करते हैं. ठीक है, दीज हैव ए प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन यंग माइंड. यंग माइंड अपन को एनिमल्स को क्रूर नहीं समझना चाहिए कि भाई ये आएंगे और ये अपन को शिकार करेंगे. नेचुरल बात है. कई बार जो वाइल्ड लाइफ है, एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, ये रूरल एरिया में आ जाते हैं, अर्बन एरिया में आ जाते हैं. तो कई बार क्या होता है, अपने शिकार के पीछा, जो किसी डियर का पीछा कर रहे हैं, वो डियर गलती से शहर की तरफ आ गया, रूरल एरिया की तरफ आ गया, तो वो भी उनके पीछे पीछे आ जाते हैं. अब ह्यूमन बीइंग क्या है, इनसे डरता है. डरने की वजह से वो इनको भगा देता है या मारने की कोशिश करता है. In 1972, a comprehensive wildlife act was enacted. बेटा ध्यान रखना, फॉरेस्ट एक्ट बनाया गया था 1952 में, और जस्ट आफ्टर 20 years 1972 में वाइल्ड लाइफ एक्ट बन गया था, which provide the main legal framework for conservation and protection of wildlife in India. The two main objective of act are, क्या थे इसके two objective? To provide protection to the endangered species listed to the schedule of act and to provide legal support to the conservation area. इसमें दो चीज़ें लगाई गई थी. एक तो जो एनिमल्स एंडेंजर की लिस्ट में काउंट हो रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करना है. दूसरा कुछ लीगल प्रोविजंस बनाने हैं कंजर्वेट करने के लिए उस एरिया को. तो अपन ने क्या किया, नेशनल पार्क, सेंचुरी और क्लोज्ड एरिया बना दिया. क्लोज्ड एरिया का मतलब उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस जो है बिल्कुल ही नहीं होगा, इनको क्लोज एरिया कहते हैं. दिस एक्ट हैज बीन कॉम्प्रिहेंसिवली अमेंडेड इन 1991, मेकिंग पनिशमेंट मोर strength and has also made provision for the protection of the specified plant species and conservation of endangered species. तो अपन ने क्या किया, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए अपन ने पनिशमेंट का डाल दिया. कोई भी अगर हंडिंग में पाया गया तो उसको कोर्ट बिहाइंड द बार सेंड कर दिया जाएगा. साथ साथ में अपन ने कुछ प्लांट्स स्पीसीज जो हैं उनको भी अपन ने इंक्लूड कर दिया कि अब आज फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ में अपन इस प्लांट स्पीसीज को भी प्रोटेक्ट करें. इसके लिए इंडिया में 102 नेशनल पार्क हैं और 515 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई हैं, जो कि 15.67 मिलियन हेक्टर इन द कंट्री, 15.67 मिलियन एरिया जो है वो कवर करते हैं. वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन हैज़ ए वेरी लार्ज एमिट with unbounded potential for the well-being of the humankind. However, this can be achieved only when every individual understands its significance and contribute his bit. लेकिन ये जब ही प्रोसेस काम करेगा जब
पीपल्स में अवेयरनेस होगी और पीपल्स की भी पार्टिसिपेशन रहेगा। कई बार क्या होता है, जैसे हमने आपको बताया, इस फॉरेस्ट जो लैंड होती है इसके आसपास जो है ट्राइब्स जो है ये रहती है, और ये फ्यूल और फोडर के लिए ये उन फॉरेस्ट में इंटरफेयर करते रहते हैं, साथ में अपने कैटल को रेयरिंग करने के लिए। तो इनकी क्या होती है, इकोनॉमिक कंडीशंस खराब होती है। इस वजह से जो वॉचर हैं वो इनको इकोनॉमिकली बेनिफिट देते हैं, उनको करप्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों को अच्छी नॉलेज होती है फॉरेस्ट की, वॉचर के साथ में मिलते ये भी उस काम को करते हैं। इसी वजह से बात की जा रही है कि ह्यूमन इंटरफेरेंस जो है वो पीपल में अवेयरनेस जो है वो ज़्यादा जरूरी है। वाइल्ड लाइफ कंजर्व ये हो गया। For the purpose of effective conservation of flora and fauna, special steps have been initiated by the Government of India in collaboration with the UNESCO Man and Biosphere Reserve बनाया गया इन्होंने। Special scheme like Project Tiger, Project Elephant have been launched to conserve these species and their habitat in a sustainable manner। तो इसको करने के लिए इन्होंने ये सिस्टम लागू किया। Project Tiger has been implemented since 1973. The main objective of the scheme is to ensure maintenance of viable population of tiger in India. इसका मेन एम क्या था कि पॉपुलेशन टाइगर की तेजी से घट रही थी, उस पॉपुलेशन को तेजी से बढ़ाया जाए। एंड टू प्रिजर्व एरिया ऑफ द बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस एंड नेचुरल हेरिटेज फॉर द बेनिफिट्स। द प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च इन 9 टाइगर रिजर्व कवरिंग। पहले जब स्टार्ट किया गया तो 9 टाइगर रिजर्व थे हैं और 16,339 स्क्वायर किलोमीटर वाला एरिया जो है ये कवर करते थे, विच इज नाउ, जो कि 9 से इनको अपन ने कन्वर्ट कर दिया 41 टाइगर रिजर्व में, और ये एरिया जो था डबल से ज़्यादा कर दिया, 37,761 कर दिया एरिया। ठीक है, और ये कितने स्टेट्स में फैला हुआ है, 17 स्टेट्स में ये फैले हुए हैं। The tiger population in the country has registered an increase from 2006 में population इतनी थी जो 2010 में population। Project Elephant जो लॉन्च किया गया था 1992 में, तो ऐसे स्टेट हैविंग फ्री रेंजिंग पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल, आराम से एनिमल जो वाइल्ड एलिफेंट है ये आसानी से घूम सकते हैं, इसके लिए किया गया था। It was aimed at ensuring long-term survival of identified viable population of elephant in their natural habitat। इस प्रोजेक्ट के वजह से या इसलिए लागू किया गया ताकि जैसे टाइगर की पॉपुलेशन स्प्रेड हुई उसी तरह से ही इनकी पॉपुलेशन जो है वो भी बढ़ जाए। The project is being implemented in 16 states में इसको लागू कर रखा है। Apart from this, some other projects such as crocodile breeding project है, project कंगल है, हिमालयन मास्क डियर है, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। आगे चलते हैं, यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व की 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, इनके नेम पढ़ लेते हैं और उनकी खाएं। जैसे नीलगिरी नाम से पता चलता है, नीलगिरी जो है तमिलनाडु और केरल में आता है, नंदा देवी जो है उत्तराखंड में आ जाता है, नौरेक जो है ये मेघालय में है, मानस आसाम में आ गया, सुंदरवन वेस्ट बंगाल में हो गया, गुल्फ ऑफ मन्नार जो है, गुल्फ ऑफ मन्नार ये आपको केरल साइड में नीचे आ जाएगा, ग्रेट निकोबार बताइए निकोबार आइलैंड में हो गया, सिमलीपाल उड़ीसा में हो गया, धीबरू के नाम से असम में है, दिहांग गबंग मैंने ड्रेनेज वाला चैप्टर बताया था, दिहांग गबंग नाम की रिवर है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, और पंचमरी मध्य प्रदेश में हो गया है, कंचनजंगा करके हो गया, ये सिक्किम में हो गया, ये अस्थामलाई है केरल में हो गया, अचानक मर अमरकंटक में मध्य प्रदेश में, हम अचानक मर, कच्छ गुजरात में हो गया, कोल डेजर्ट जो है ये आपके हिमाचल प्रदेश में हो गया, शेषाचलम जो है आंध्र प्रदेश में हो गया, और पाना जो है ये मध्य प्रदेश में। तो अपने कुछ टाइगर्स और ये बायोस्फीयर रिजर्व थे, ये वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब अपना सॉयल वाला टॉपिक ले लेते हैं। सॉयल वाले टॉपिक में अपन ने लास्ट टाइम कुछ चीज़ें छोड़ दी, तो अब अपन जो है सेलाइन सॉयल जो है टॉपिक ले लेते हैं। सेलाइन सॉयल इसके अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। तो सेलाइन सॉयल है, कहाँ मिलती है? सेलाइन जो सॉयल है ये आपके मोस्टली
जो कोस्टल रीजन्स होंगे वहाँ पे मिलेगी ये, ठीक है। और चैप्टर जो है ये सॉइल का पार्ट था, तो हम यहाँ से इसको स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। सैलाइन सॉइल कोस्टल रीजन्स में मिलेगी, और जैसे राजस्थान में है राजसमंद झील जो है, यहाँ पर भी ये सैलाइन सॉइल जो है मिलती है। दे आर ऑल्सो एट उसरा सॉइल। उसरा सॉइल का मतलब होता है अनफर्टाइल सॉइल, उबरा फर्टाइल सॉइल, उसरा इनफर्टाइल सॉइल। सैलाइन सॉइल कंटेन ए लार्ज प्रपोर्शन ऑफ सोडियम पोटेशियम, इसमें NaCl जो है, सोडियम क्लोराइड जो है ये हो गया, मैग्नीशियम, एंड थस दे आर इनफर्टाइल, डोंट सपोर्ट एनी वेजिटेटिव ग्रोथ। लेकिन यहाँ पे जो कोकोनट है, पाम वगैरह जो है वो उग जाते हैं। कोकोनट कहाँ उगता है? मोस्ट कोस्टल रीजन में उगता है। दे हैव मोर सॉल्ट लार्जली बिकॉज ऑफ ड्राई क्लाइमेट एंड पुअर ड्रेनेज। अच्छा, सैलाइन सोयल कई बार डेजर्ट वाले एरिया के अंदर में भी आ जाते हैं। They occur in arid and semi-arid region and in waterlogged and swampy area. Waterlogged जहाँ पे पानी काफी लंबे टाइम तक इकट्ठा रहता है तो भी वो waterlogged कहते हैं। swampy area का मतलब जहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट, लिबरल फॉरेस्ट जो थे खारे पानी वाले फॉरेस्ट होते हैं वहाँ होते हैं। Their structure ranging from sandy to loamy. They lack in nitrogen and calcium. इनके पास में नाइट्रोजन और कैल्शियम की कमी होती है। सैलाइन सॉइल आर मोर वाइड स्प्रेड इन वेस्टर्न गुजरात। वेस्टर्न गुजरात में ज़्यादा है। आपने रन ऑफ कच्छ सुना होगा जिसको वाइट डेजर्ट भी कहते हैं। पूरा ही सॉल्टी वाइट दिखाई देता है। डेल्टा ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द सुंदरवन एरिया, वेस्ट बंगाल, रन ऑफ कच्छ, साउथ वेस्ट मानसून ब्रिंग सॉल्ट पार्टिकल एंड डिपॉजिट देयर एज ए क्रस्ट। क्रस्ट जो है, क्रस्ट मेंटल को जो सॉइल का जो अपर मोस्ट लेयर है उसको अपन क्रस्ट बोलते हैं। सी वाटर इंट्रूशन इन द डेल्टा प्रमोट द ऑक्यूरेंस ऑफ सैलाइन सॉइल। सी वाटर, जहाँ पे सी वाटर का इंटरफेयर रहता है, इधर सी वाटर के साथ साथ में जैसे मैंने आपको बताया टाइड्स वगैरह जहाँ पर आती है वहाँ पे भी सैलाइन सॉइल स्प्रेड हो जाती है। इस पे अब सी वाटर हो गया, सैलाइन सॉइल इन द एरिया ऑफ इंटेंसिव कल्टीवेशन एक्सेसिव यूज ऑफ इरिगेशन। जिस एरिया में इरिगेशन ज़्यादा यूज की जाती है तो वो पर्टिकुलर सॉइल जो होती है ओवर इरिगेशन की वजह से भी सैलाइन सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है। ये वाली प्रॉब्लम जो है पंजाब हरियाणा में आजकल देखने को मिल रही है। Excessive irrigation with dry climatic condition promote capillary action which result in the deposition of salt on the top layer of the soil. In such area, especially in Punjab and Haryana, farmer are advised to add gypsum. फार्मर्स को कहा जाता है कि वो जब अपनी क्रॉप उगाएं तो सॉयल के अंदर वो जिप्सम डाल दें, जिसकी वजह से जो सैलिनिटी है वो कम हो जाएगी। पीटी सॉयल जो होती है वो उस एरिया में मिलती है जहाँ पे हाई या हैवी रेनफॉल हो और हाई ह्यूमिडिटी होती है। बड़े ये वर्ड्स देख लोगे तो एक्चुअल कंडीशन पता चलेगी। तो हैवी रेनफॉल एंड हाई ह्यूमिडिटी कौन सी रीजन में हो गई? जहाँ पे रेन, जैसे आपका सुंदरवन डेल्टा हो गया, इसी पीछे की तरफ जो है ये हमें वेयर देयर इज ए गुड ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। जब रेनफॉल अच्छी होगी और हाई ह्यूमिडिटी रहती है तो इस एरिया में एग्री वेजिटेशन अच्छी होती है। आजकल आप देख रहे हो मॉनसून पीरियड चल रहा है, हर जगह ग्रीनरी हुई है। जब थोड़ी सी रेन में अपने यहाँ पे इतनी अच्छी ग्रीनरी हो जाती है, हम तो हैवी रेनफॉल की बात कर रहे हैं। Thus, a large quantity of the dead organic matter accumulate in this area, and this give a rich humus and organic content to the soil. यहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल मिल जाता है, ह्यूमस वगैरह मिल जाते हैं, जिसकी वजह से ये सॉयल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। ऑर्गेनिक मैटर इन दी सॉयल में को इवन अप टू 40 to 50% इतना ऑर्गेनिक मैटर होता है इसमें, यानी कि फर्टाइल होती है। दीज आर नॉर्मली हैवी एंड ब्लैक इन कलर। At many places they are alkaline also. It occurs widely in north part of Bihar, southern part of Uttarakhand and the coastal area of the West Bengal. वेस्ट बंगाल की यहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है प्लस ह्यूमिडिटी का मतलब होता है जैसी रेन होने के बाद में एयर रुक जाती है तो अपन को ह्यूमिडिटी महसूस होती है। ह्यूमिडिटी के बारे में अपने एक चैप्टर था, उसमें पढ़ा था ह्यूमिडिटी किसको कहते हैं। एयर के अंदर जो वाटर प्रेजेंट होता है, मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, उसी को अपन ह्यूमिडिटी कहते हैं। इस ह्यूमिडिटी की वजह से क्या होता है, अपने कपड़े हैं जल्दी से नहीं सूखते, रेनी सीजन में जब क्लॉथ जल्दी नहीं सूखता, गर्मी महसूस होती है, पसीने जो आते हैं वो नहीं सूखते। ठीक है,
वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड तमिलनाडु। फॉरेस्ट सॉयल कहाँ मिलती है? जहाँ पे फॉरेस्ट एरियाज होते हैं वहाँ पे फॉरेस्ट सॉयल मिलती है। इस सॉयल के पास में भी लार्ज ऑर्गेनिक मटेरियल रहता है, ह्यूमस जो है इसके पास में ज़्यादा है। एज द नेम सजेस्ट, forest soil are formed in the forest area where sufficient rainfall is available. The soil vary in structure and texture depending on the mountain environment where they are formed. They are roomy and silty on valley side and coarse grain in upper slope. Coarse grain in the slope bound area of the Himalayan region बता रहे हैं कहाँ कहाँ ये होते हैं। They experience denudation and are acidic with low humus content. The soil found in the lower valley are fertile. आगे lower valley में मिलती नीचे की तरफ आ जाती हैं तो इसके पास में अच्छी फर्टाइल सॉइल होती है क्योंकि इसके पास में ह्यूमस अच्छा होता है। ह्यूमस कैसे आता है? ऑर्गेनिक मटेरियल की वजह से। It is evident from the foregoing discussion that soil, their texture, quality and nature are vital for germination and growth of plant and vegetation including crop. और इस एरिया में जब क्रॉप उगाई जाते हैं, हालांकि ये लैंड इस लैंड पे क्रॉपिंग नहीं करते हैं, ग्रोथ ऑफ प्लांट। अच्छा, सॉयल आर लिविंग सिस्टम। सॉयल आर लिविंग सिस्टम स्पेशली कहते हैं सॉयल मरती भी है। मरेगी कैसे? इरोजन एक्टिविटीज की वजह से। लाइक और इसमें दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है वो यहाँ पर रहते हैं। दे टू डेवलप एंड डिके गेट डिग्रेडेड। सॉयल है डेवलप भी होती है, खराब भी होती है और डिग्रेड भी होती है। रिस्पॉन्ड टू प्रॉपर ट्रीटमेंट इफ एडमिनिस्टर्ड इन टाइम। प्रॉपर ट्रीटमेंट रखा जाए तो ये सारा सिस्टम भी होता है। These have serious repercussion on their components of the system of which they themselves are important. अब बात करते हैं सॉयल डिग्रेडेशन। सॉयल डिग्रेडेशन का मतलब होता है सॉयल की क्वालिटी खराब हो जाए। सॉयल की क्वालिटी टू टाइप से खराब होती है। मैन मेड फैक्टर्स हैं और नेचुरल फैक्टर्स हैं। नेचुरल फैक्टर्स की बात करते हैं तो लैंडस्लाइड आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाते हैं, वॉल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से अपनी जो लैंड सॉयल है वो। अब ह्यूमन फैक्टर की बात करते हैं, अर्बनाइजेशन हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, इसकी वजह से अपनी जो सॉयल है ये खराब होती है। अर्बनाइजेशन में जो ह्यूमन वेस्ट है वो इधर उधर स्प्रेड हो जाता है, पॉलीथीन्स वगैरह हैं ये इधर उधर है, और भी हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या है, केमिकल डिस्चार्ज कर दिया जाता है, इस वजह से जो सॉयल को डिग्रेड अपनी। The destruction of the soil cover is described as soil erosion. The soil forming process and the erosional process of running water and wind go on simultaneously. But generally there is a balance between these two processes. The rate of removal of fine particles from the surface is the same as the rate of addition of particles to the soil layer. Sometimes such a balance is disturbed by the natural or human factor. हालांकि जो सॉयल है वो इरोजन भी होती है और सॉयल फॉर्मेशन भी होता है और ये प्रोसेस एक बैलेंस में चलता रहता है। जैसे आपके कहीं से हवा आई, हवा अपने साथ में सॉयल है, वो किसी सॉयल लेकर आई, वो किसी के फील्ड से लेकर, जहाँ से हवा चली ये और लेती, तो वहाँ से यहाँ आई तो फॉर्मेशन हुआ है, डिग्रेडेशन इकट्ठा हुआ, और यहाँ से चली गई तो वो इरोजन हो गया। ये चलता रहता है। लेकिन अगर ये इरोजन ज़्यादा हो जाए, इकट्ठी कम हो, तो सॉयल जो डिग्रेडेशन हो जाए। Leading to a greater removal of soil, human activity too are responsible for soil erosion to a great extent. As the human population increase, the demand of the land also increase. जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड भी हमारी पॉपुलेशन की बढ़ रही है। For human settlement, for cultivation, for raising animal, and for various other needs, wind and water are powerful agent of soil erosion. विंड तो फिर भी नहीं पावर, विंड हवा आएगी, तूफान आ जाएगा, कितनी मिट्टी उठ जाएगी, लेकिन जब रेनफॉल होती है तो रेनफॉल की वजह से शीट इरोजन होता है। शीट इरोजन मतलब पूरी की पूरी अपर लेयर ही खत्म हो जाती है। विंड इरोजन इज सिग्निफिकेंट इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन। विंड इरोजन कहाँ होता है? जहाँ पे एरिड और सेमी एरिड रीजन होते हैं। In region which heavy rainfall and steep slope erosion by running water is more significant. Water erosion, which is more serious and occur extensively in different parts of India,
take place mainly in the form of sheet and gully erosion. Sheet erosion take place on level land after a heavy shower. Sheet erosion इसमें बताया जब रेनफॉल ज़्यादा होती है तो शीट इरोजन पूरी की पूरी सॉइल की अपर लेयर है वही नीचे चली जाती है, उसको अपन शीट इरोजन। But it is harmful since it remove the finer and more fertile topsoil। लेकिन ये केवल नुकसानदायक इसलिए होती है क्योंकि पूरी की पूरी जो है जो फाइनर शीट है उसी को इरोजन होती है। गुल इरोजन इज कॉमन ऑन द स्टीप स्लोप। स्टीप स्लोप जहाँ खड़े स्लोप्स होते हैं वहां पर गुल इरोजन होता है। ये इस टाइप का मैंने आपको बात की, देखो ये इस टाइप का गुल इरोजन होता है, ये लैंड को काट देता है जिसकी वजह से ब्रेडेड चैनल जो है ये बन जाते हैं। Ravine are widespread in the Chambal. Take place in the erosion. Sheet erosion take place on the level land after a heavy erosion. Gully deepen with rainfall, cut the agriculture land into small fragment. तो गुल्ली इरोजन को इस तरह से फिर बाद में ये ब्रेडेड चैनल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ब्रेडेड चैनल जो है मोस्टली चंबल वाले एरियाज के अंदर आके है और इनको दूसरे किसी भी तरीके से वापस एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल या फिट नहीं किया जा सकता। Soil erosion is a serious problem for Indian agriculture and its a negative effect are seen in other spheres। Soil erosion जो है इंडियन एग्रीकल्चर में बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसके बहुत ही बेकार रिजल्ट जो है देखने को मिलते हैं। Eroded marine material are carried down to river and these lower down their carrying capacity and cause frequently flood and damage to agriculture। कई बार रिवर जो होती है अपने साथ ही सेडिमेंट्स लेकर आती है, ये सेडिमेंट्स रिवर के कोर्स में इकट्ठे हो जाते हैं। जब कभी रेनफॉल ज़्यादा होता है तो क्या होता है, अब मैं आपको समझा देता हूँ कि आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। जैसे रिवर है, ये रिवर ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक है, ये रिवर का अपर पार्ट ले लेते हैं और ये रिवर का लोअर पार्ट ले लेते हैं। मैं आपको वर्टिकल, अब रिवर आ रही है तो ये आराम से ऐसे बह रही है और इसके साथ जो सेडिमेंट्स है वो यहाँ पर इकट्ठे होते जा रहे हैं। इन सेडिमेंट्स का लेवल बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। जब फिर क्या होगा, जब रेनफॉल हो, अब देखो इसमें क्या है, हाफ पार्ट में वाटर है और हाफ पार्ट में सेडिमेंट्स। अगर ये सेडिमेंट्स रिमूव नहीं किए गए तो ये सिस्टम चलता रहेगा और एक टाइम ऐसा आएगा इस जब हैवी रेनफॉल होता है तो इसके पास में 50% से भी कम वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, क्योंकि हैवी रेनफॉल होता है जिसकी वजह से ये पानी जो है बाउंड्रीज को क्रॉस कर जाता है, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंटली फ्लड होता है। आपने अपने रीजन में भी देखा होगा, थोड़ी सी रेनफॉल होती है तो आपका जो ड्रेनेज सिस्टम है, आसपास घर की जो नालियाँ हैं वो भर जाती हैं, घर के ऊपर पानी आगे नहीं जा पाता, जिसकी वजह से वो वाटर जो है आपके हाउस के अंदर आता है। हाउस के अंदर वाटर किस लिए आया, क्योंकि जो ड्रेनेज सिस्टम था वो प्रॉपर नहीं था, आगे से वो कचरा नहीं निकाला था, तो उस वजह से आपके लोकल एरिया में थोड़ी सी रेन से भी फ्लड आ रहा है। तो बिल्कुल तो ही रिवर के अंदर में भी होता है। आगे चलते हैं। डिफोरेस्टेशन इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ सॉयल इरोजन। सॉयल इरोजन के लिए डिफोरेस्टेशन की वजह से क्या होता है, कटिंग ट्रीज एट ए लार्ज अमाउंट, बड़े मात्रा में जब ट्रीज काटे जाते हैं तो इसको ही डिफोरेस्टेशन अपन कहते हैं। इस डिफोरेस्टेशन की वजह से क्या होता है, पेड़ कट जाएंगे, तो पेड़ जो है ट्रीज की जो रूट्स हैं ये सॉयल को पकड़ के रखती हैं, जिसकी वजह से सॉयल इरोजन नहीं होता। अब जैसे एरिड और सेमी एरिड रीजन में विंड इरोजन ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे ट्रीज है नहीं, हवा जब चलती है तो धूल मिट्टी जो है इधर उधर घूमती, ठीक है। और जब प्लांट में डिफोरेस्टेशन रह जाएगा, प्लांट कीप सॉयल बाउंड इन लॉक्स ऑफ रूट्स एंड thus prevent erosion। They also add humus to the soil by shedding leaves and leaves। और इसकी वजह फॉरेस्ट में जब वो पत्तियां गिरती हैं तो वो ह्यूमस की क्वांटिटी को भी बढ़ाती है। ठीक है बेटा, इस तरीके से बाकी बच गया, अपन नेक्स्ट टॉपिक्स में कंप्लीट करेंगे। सी यू सून, बाय।